एक गरीब भीमा गांव की बंजर जमीन छोड़ परिवार सहित शहर की ओर रोजी रोटी कमाने निकल पड़ा। पत्नी कामिनी और दो मासूम बच्चों के साथ वो मुंबई जैसे बड़े शहर में चला आता है, जहां उसे अपने सपनों को साकार करना है। उसे लगा कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यहाँ ज्यादा कमाई होगी, लेकिन सदियों से चली आ रही जमींदार की गुलामी की जंजीरों से वो खुद को और अपने परिवार को आजाद कर लेना चाहता है। मुंबई जैसे महानगर के बारे में उसने बहुत कुछ सुना है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन उसे अपने भाग्य पर बहुत भरोसा है। भाग्य के भरोसे वो गांव छोड़ शहर चला आया है। मुंबई में उसकी एक बहुत पुरानी जान पहचान है, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया। वो बहुत खुश है, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसलिए उसके मित्र की सलाह पर ही पत्नी कामिनी को भी एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में मजदूरी का काम दे देता है। आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में उन तीनों को उनकी उम्र के हिसाब से काम पर रख दिया गया। लगभग 2 महीना बीत गया। भीमा और उसका परिवार आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करके खुश था। फिर एक दिन भीमा को तेज बुखार आया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत आजीजी करने पर ही फैक्ट्री के मालिक ने एक दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन एक दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन भीमा ने उठने की बहुत कोशिश की, मगर सब प्रयास विफल रहे। कामिनी ने मालिक से बहुत विनती की, तब जाकर वो माना, और वो भी इस शर्त पर कि अपना काम खत्म करने के बाद वो भीमा के हिस्से का काम भी करेगी, और उसके लिए उसे कोई अलग से पगार भी नहीं मिलेगी। मजबूर होकर कामिनी को शर्त माननी पड़ी। इसी तरह एक सप्ताह बीत गया। भीमा की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, परंतु काम करने की हिम्मत उसमें न थी। उधर मालिक कामिनी से दिन रात काम करवाने लगा। एक दिन कामिनी की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने मालिक से अपना हिसाब करने के लिए कहा, और उससे ये भी कहा कि वो अब बिना पगार का कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। मालिक ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारे झोपड़े पे आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। कामिनी अपना काम खत्म कर घर की ओर चली गई। मालिक की नजर जाती हुई कामिनी के यौवन और बलखाती कमर को निहार रही थी। अंधेरा होते ही वो भीमा के झोपड़े के अंदर जा पहुंचा। उसने भीमा से बहुत ही प्रेम पूर्वक हाल चाल पूछा और कामिनी के गुस्से को भी शांत किया। दिन में कामिनी को चिल्लाकर गुस्सा करने वाला मालिक इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। कामिनी भी उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान रह गई। कामिनी को कुछ दाल में काला है, ऐसा लगा। जाने से पहले काम पर आने के बारे में भीमा से कहता है, तो भीमा न चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी इस बात से सहमत नहीं, फिर भी भीमा मालिक से प्रसन्न हो उसके पैर छूता है। ये देख मालिक उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूं, इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। भीमा हैरान होकर उसे देखता है और हाथ में रखी पुड़िया को उलट पुलट कर देखता है और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है। मालिक जल्दी जल्दी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन भीमा में सचमुच एक नई ऊर्जा थी। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था। भीमा सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए रवाना हो गया। जाते ही उसने मालिक को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि कामिनी द्वारा लाया गया खाना भी भूल गया। उसका मन खुशी से झूम रहा था, जिसमें वो कामिनी को भी शामिल कर लेना चाहता था, लेकिन कामिनी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम होते होते भीमा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे फिर से कमजोरी आ गई।
उसकी पूरी रात करवटें बदलते हुए निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। भीमा कल की तरह ही काम करना चाहता था लेकिन संभव नहीं था। मालिक अभी तक नहीं आया था। मालिक के इंतजार में नजरें घुमाते धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद मालिक की कड़क आवाज सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। भीमा काम छोड़ मालिक के पास जाता है और कहता है कि कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब। मालिक उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्काया और कहने लगा, देखो भीमा, इस महंगाई के जमाने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। इस बीच भीमा बड़ी विनम्रता से उसे देखता रहता है। मालिक अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, फिर भी न जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है कामिनी भाभी, मुझसे खफा रहती है। अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर भीमा खुश होते हुए कहता है, नादान है, थोड़ी सरफिरी है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी। आप नाराज ना हो। कहकर भीमा अपने काम में जुट जाता है और कामिनी भी अपना काम बखूबी निपटा रही है। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब भीमा पर तेज धूप या बारिश का कोई असर नहीं होता। उसके काम में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती। इस बीच वो कामिनी को मालिक की अच्छाई से प्रभावित करवाता रहता है, जिसका असर कामिनी पर थोड़ा बहुत हो भी चुका है। अब कामिनी आराम से मालिक की बात का जवाब भी देती और कभी कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने जैसे छोटे मोटे काम भी कर दिया करती। लेकिन मालिक उसे बात बेबात डांटता ही रहता। कामिनी को बुरा भी लगता लेकिन वो हंसकर टाल देती। एक महीना बीतने को आया। आज पगार का दिन है। भीमा को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली है। भीमा ने हैरान होकर प्रश्न भरी नजरों से मालिक की ओर देखा तो मालिक ने कहा कि ये जो रोज की पुड़िया तुम खाते हो इसके पैसे मैं थोड़े ही भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्ही को खरीदनी है। क्या क्या नहीं सोचा था भीमा ने। पगार मिलते ही बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। कामिनी की पगार से तो मात्र घर का खर्च ही चल पाता है। अपने आप से बात करते हुए, नहीं नहीं, मैं मालिक से अवश्य बात करूंगा। वो अच्छा आदमी है, मेरी बात को जरूर समझेगा। ये सोचकर वो मालिक के पास जाता है। मालिक उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा बच्चों को पाकर, कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। काम तो अंत में अपने ये दो हाथों की कमाई ही आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो वो भी जी लेगा, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भीमा अपने बच्चों का वास्ता देकर कहता है कि आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैं चुकता कर दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। मालिक उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और जल्द ही कुछ करने का आश्वासन देता है। अगले दिन मालिक भीमा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं रुपए तो तुम्हें उधार दे दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत तकलीफ पड़ेगी। भीमा हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूंगा और आपकी उधारी चुकता कर दूंगा। बस मेरे बेटे का स्कूल में दाखिला हो जाए। आप कहे तो मैं अलग से और काम करने को भी तैयार हूं। भीमा ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा। मालिक ने कहा, अरे नहीं रे भीमा, तुम कितना काम करोगे। हाँ, एक काम हो सकता है। तुम कामिनी से कह शाम को मेरे घर पे खाना बनाना तथा कुछ अन्य छोटे बड़े काम कर दिया करे। बदले में मैं तुम लोगों की मदद कर दिया करूंगा और दवाई तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है। आश्वस्त होकर भीमा घर की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सारी बात कामिनी को बता दी। पहले तो कामिनी का मन नहीं माना, लेकिन फिर अपने बेटे का सोचकर उसने ये काम स्वीकार कर लिया।
अब हर रोज कामिनी दिन में मजदूरी और शाम को मालिक के यहाँ काम करती, रात के 11-12 बजे थक कर घर आती और सो जाती। उधर मालिक हर वक्त उसे अपने जाल में फंसाने की तरकीबें ढूंढता रहता। फिर एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस रात शाम से ही गहरे बादल घिर आए थे। ठंडी हवाओं ने वातावरण को सुहाना बना दिया था। बादलों के बरसने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए कामिनी मालिक के घर का काम जल्दी से निपटाकर जल्दी से वापस चले जाना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही सामने मालिक खड़ा था, वो भी नशे में मस्त। उसकी आंखों में लाल डोरे चमक रहे थे। कामिनी उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ किचन की तरफ बढ़ गई। मालिक अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर होने लगा था। कामिनी काम छोड़ खिड़की के पास आकर बाहर का नजारा देखने लगी। बाहर चमकती हुई भयावह बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई। वो किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी कि अचानक अपने पास उसने मालिक को महसूस किया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। मालिक ने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। कामिनी ने लगभग विनती वाले अंदाज में कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग अपनी इज्जत नहीं बेचते। तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूं। कामिनी रोने लगी। अरे रे, आप रोने लगी। अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छोड़ दिया। चलिए अब 2 कप चाय बनाए, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से कामिनी ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय 2 कप बनाना, ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतनी मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छी न लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई चीयर्स हमदम मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। इतना कहकर मालिक ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद कामिनी चाय बनाकर ले आई। अरे, इसके साथ कंटेनर में रखे बिस्किट भी ले आती तो अच्छा होता। कामिनी चाय वहीं रखकर किचन से बिस्किट लाती है। मालिक की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर वो कप उठा लेती है, जो पहले से ही टेबल के एक कोने पर उसके लिए रख दिया गया था। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आते हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन का उजाला उसी खिड़की से अंदर आ रहा था और वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठ के उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर अपने झोपड़े की तरफ भाग खड़ी हुई। झोपड़े में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बहुत रोई। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। भीमा भी नींद से जागकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। भीमा तैयार हो गया लेकिन कामिनी ज्यों की त्यों बैठी रही। भीमा के पूछने पर उसने काम पर जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज कामिनी काम पर क्यों नहीं आई? मालिक ने अपनी भारी भरकम आवाज में भीमा से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आराम करना चाहती है। भीमा ने उसके हाथ से ली हुई पुड़िया खाते हुए कहा। क्या हुआ? मालिक ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज्यादा बात नहीं की उसने, कहकर भीमा अपने काम में जुट गया। कामिनी का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। शाम के समय उनका ही एक साथी मजदूर उसके झोपड़े पे आया और ये बता गया कि मालिक ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की वर्दी और पुस्तकों सहित अन्य सामान भी उपलब्ध करवा दिया है। ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब भीमा घर पर आया तो उसने भी यही सब बात दोहराई। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि
मालिक ने बताया कि इन सब पर 20,000 रुपये खर्च आया है, जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। कुछ सोचते हुए, बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए फिर जीवन आराम से कट जाएगा। कामिनी ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर न की, उसका मन बेहद उदास था। वो भीमा के कंधे से लगकर जी भरकर रो लेना चाहती थी, परंतु वो ऐसा न कर सकी। अगले दिन कामिनी फिर से काम पर नहीं गई। वो मालिक के घर काम करना नहीं चाहती थी। जब ये बात उसने भीमा से कही तो वो कुछ सकप का गया और उसने यही बात मालिक से जाकर कह दी। न जाने उसे क्या हो गया है साहब, वो कभी ऐसी न थी। दिन रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है वो। तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ दवाई वगैरह खाए क्या? मालिक ने संवेदना जताए। नहीं साहब, अभी तो नहीं। भीमा ने निराशा से सर हिला दिया। तो ऐसा कर भीमा, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और कामिनी को भी दे देना। मालिक ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे भीमा, तू भी सचमुच का ही भोला है। ऐसे खाने को मत देना, उसकी चाय या खाने में घोल देना। मतलब तो उसके ठीक होने से ही है ना। बात भीमा की समझ में आ गई थी। भीमा ने घर जाकर वैसा ही किया। थोड़ी देर तक उसे कामिनी में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उनकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब कामिनी भी भीमा की ही तरह मालिक के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी वो अनजान थी। मन से वो मालिक के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उन्हें मालिक द्वारा दी गई दवा के पैसे काटकर ऊपर से अपने बेटे की एडमिशन के पैसे काटकर ना के बराबर पगार मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। कामिनी को मालिक जब जी चाहे अपने घर बुला लेता। जरूरत पड़ने पर उनके मासूम बच्चों से भी उनकी क्षमतानुसार काम लिया जाता। भीमा और उसका परिवार मालिक का गुलाम बनकर रह गए थे। मालिक ने ड्रग्स के जरिए उन सब को अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग मालिक की फैक्ट्री में काम कर रहे थे जिन्हें वो ना के बराबर पगार देता था तो बस एक पुड़िया जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम भीमा अपने झोपड़े में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था, एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग है। आज वो बिन पैसे भी मालिक की चाकरी करने को तैयार है। आज विजयदशमी के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने लेकर नहीं दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाजें आ रही है। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, माँ बाबा चलो न बाहर देखो, रावण जल रहा है, रावण मर रहा है। भीमा एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। रावण का मतलब ही है 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। जब तक ये विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्त्री पुरुष के अंदर है, तब तक रावण जिंदा है। फिर भीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।